हेलो गाइस, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। आज हम चाइना पढ़ेंगे। तो चाइना जो है वो अब ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कैसे बन रहा है, पहले चाइना की क्या ग्रोथ थी और अब चाइना की क्या ग्रोथ है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चाइना बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है और ये माना जाता है कि वो 2040 तक यूएसए को भी पीछे छोड़ के सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, उसका एशिया में और पूरे वर्ल्ड पे इनॉर्मस इन्फ्लुएंस है और रीजनल अफेयर्स पे भी, एशिया के रीजनल अफेयर्स पे भी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो पहले हम पढ़ेंगे कमांड इकॉनमी। कमांड इकॉनमी मतलब जो चाइना की पहले इकॉनमी थी जिसपे सारा कमांड किसका था, स्टेट का। देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, इसका पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है 1949 में। ये कब कैसे बना था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी, जैसे हमने पढ़ा है रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, यहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी 1949 में और माओ के लीडरशिप में चाइना जो है वो बना गया था। और शुरुआत में जैसे इंडिया ने अपने लिंक्स जो है बाहर वाले वर्ल्ड के साथ नहीं रखे थे, ऐसे ही इसने भी सिवियर इट्स लिंक मतलब अपने लिंक्स इसने नहीं बनाए थे विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की थी। फिर उन्होंने अपने खुद के रिसोर्सेज और जो भी कुछ समय के लिए सोवियत एड पे इन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टार्ट किया। कुछ समय के लिए कर पाए क्योंकि उसके बाद इनकी सोवियत के साथ टेरिटरी को रिलेटेड लड़ाई हो गई थी और इसलिए फिर सोवियत ने इनको एड देनी बंद कर दी थी। ठीक है, ये है जो शुरुआत कैसे हुई थी। अब इसका मॉडल क्या था कि अब मॉडल जो हमने अभी सोच लिया कि चाइना जो है अभी बाहर वाली कंट्रीज के साथ लिंक नहीं बनाएगा, तो अभी करेगा कैसे, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कैसे करेगा। सबसे पहले इनका मॉडल था कि हम एक स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर बनाएंगे, मतलब सभी स्टेट के कंट्रोल में होगा और हैवी इंडस्ट्रीज बनाएंगे। कहाँ से, जो कैपिटल हमें एग्रीकल्चर से मिलेगा उस एग्रीकल्चर के कैपिटल को यूज़ करते हुए हम इंडस्ट्री पर लगा के इंडस्ट्री बनाएंगे। और इनके पास जो फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए पैसे तो थे नहीं क्योंकि तब चाइना भी बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड था। तो तब इन्होंने क्या बोला कि एज इट वॉज शॉर्ट ऑफ फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, इन्होंने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, खुद के रिसोर्सेज यूज़ किए और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन लगाया, मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सपोर्ट्स को इम्पोर्ट्स को रोक दिया और एक्सपोर्ट्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं होते थे, मतलब फॉरेन ट्रेड जो था वो बहुत कम होता था। इन्होंने खुद के अपने रिसोर्सेज यूज़ किए और ऐसा करते करते चाइना बाकी डेवलपिंग कंट्री से आगे निकल के एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ इंश्योर करते थे अपने सिटीजन्स को। मतलब बाकी डेवलपिंग कंट्रीज उस टाइम की उनसे ज़्यादा अच्छा ये परफॉर्म कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ ये प्रोवाइड कर रहे थे अपने सिटीजन्स को। ठीक है, जो इकॉनमी थी वो 5 to 6% ग्रो कर रही थी, जो कि अच्छी रेट है, और जो पॉपुलेशन थी वो 2 to 3% ग्रो कर रही थी, इसलिए प्रॉब्लम्स शुरू हो रही थी। और इसी टाइम चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी भी लॉन्च की थी। तो ऐसे मतलब उन्होंने अपने पॉलिसीज लगाए क्योंकि पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो ऐसा करते करते एक टाइम आया जब इनसफिशिएंट प्रोडक्शन थी जिनसे कि नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रही थी, फॉरेन ट्रेड जो था ऑलरेडी हमें पता है बहुत ज़्यादा कम था। तो ये सारा मॉडल था जो कि 1978 तक चला। उसके बाद रिफॉर्म्स आए, वो हम पढ़ते हैं आगे। अब आगे आता है न्यू मॉडल या प्रेजेंट डे इकोनॉमी ऑफ चाइना, या इसको हम ओपन डोर पॉलिसी भी बोलते हैं। तो हमने पढ़ा कि चाइना ने पहले तो कोई लिंक्स नहीं बनाए थे बाहर वाले वर्ल्ड के साथ, लेकिन अब उसने अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन, मतलब जो उसने अकेला अपने आप को रखा हुआ था बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में, वो एंड की 1972 में। और किसके साथ रिलेशंस बनाए, यूएसए के साथ। जो हमने कार्टून पढ़ा हुआ है कोल्ड वॉर चैप्टर में, हमें दिखाया हुआ ना कि चाइना ने यूएसएसआर के दोस्ती के साथ यूएसए का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो यही है कि यूएसए के साथ उसके रिलेशंस अभी बनने शुरू हो गए थे। उसके बाद जो प्रीमियर जोन इन लाइन जो कि वहाँ पे लीडर थे, उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशंस की, मतलब 4 एरियाज़ में उन्होंने मॉडर्न तरीक़ों से काम किया। कौन कौन से वो एरिया थे, एग्रीकल्चर, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन मिलिट्री एंड इंडस्ट्री, इन 4 उन्होंने मॉडर्नाइजेशंस की। और वहाँ पे आगे क्या हुआ, 1978 में डेंग जाओपिंग उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लॉन्च की। मतलब अब चाइना जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस थी बाहर वाले वर्ल्ड के साथ वो एंड हो गई। और इनका पॉलिसी का मोटिव क्या था, टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। मतलब हमने हाई प्रोडक्टिविटी करनी है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से करनी है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल की करनी है, टेक्नोलॉजी की करनी है, बाहर वाली कंट्रीज हमारे आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, वो थी ओपन डोर पॉलिसी। और हमने पढ़ा है कि जो यूएसएसआर था उस पर शॉक थेरेपी हुई थी, मतलब फटाफट से उनकी जो ट्रांजिशन थी, चेंज था, वो कैपिटलिज्म में आ गया। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना ने अपनी जो
चेंज किया था वो स्टेप बाय स्टेप किया था। ऐसे नहीं कि एकदम से उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया था। पहले तो एग्रीकल्चर को किया प्राइवेटाइज 1982 में, फिर उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत देर बाद किया 1998 में। तो मतलब धीरे धीरे वो काम कर रहे थे, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब ऐसे जोन्स जहाँ पे बाकी की कंट्री के कंपैरिजन में, मतलब अगर चाइना में कोई स्पेशल, ये चाइना है और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो यहाँ पे जो ट्रेड के रूल्स होंगे कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे जो ट्रेडिंग के रूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। इनको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहाँ पे ट्रेड बैरियर्स नहीं होते और वहाँ पे बाकी की कंट्रीज के इन्वेस्टर्स फ्रीली आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट किए गए। मार्केट इकोनॉमी बनाएगी। मार्केट जो है वो डिटरमाइन करता है सप्लाई और डिमांड को। तो ये थी ओपन डोर पॉलिसी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हुए, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी तो आ गई, अब इसके बेनिफिट्स क्या हुए। पहले तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। रूरल पीपल जो कि वहाँ पे काम करते थे उनकी इनकम्स बढ़ गई। अभी इनकम्स बढ़ी रूरल पीपल की, तो जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने रूरल एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा थी। अब उन्होंने पैसे लगाने शुरू किए, जिससे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ी। फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी बाकी कंट्रीज आके चाइना में इन्वेस्ट करने लगी। एक एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया, और चाइना आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रेड डेस्टिनेशन है। अभी उसके पास लार्ज फॉरेन रिजर्व्स हैं, ठीक है। और उसने एक्सेशन की, मतलब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ गया 2001 में। इसने फर्दर उसकी इकॉनमी को बढ़ने में हेल्प किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस और या लिमिटेशंस। मतलब कुछ लिमिटेशंस तो ऑब्वियसली आएंगी ही, अगर बेनिफिट्स भी हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो वो क्या थी, पहले तो सभी को नहीं रिफॉर्म्स का बेनिफिट हुआ। इंडिया में भी ऐसे ही था, सभी को रिफॉर्म्स के बेनिफिट नहीं हुए थे। ऐसे ही चाइना में भी कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो 100 मिलियन पहुंच गई, मतलब 100 मिलियन पीपल जॉब्स जो हैं वो ढूंढ रहे थे। फीमेल कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर थी, जो कि यूरोप में इन्होंने मतलब कंपेयर किया कि यूरोप में जो 18th और 19th सेंचुरी में जो कंडीशन थी वुमेन की, चाइना ने पॉलिसी लाई तब वहाँ की कंडीशंस उनकी कंडीशन से भी ख़राब थी। और फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और करप्शन बहुत बढ़ गया। चाइना में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है और करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। देन इनइक्वालिटीज़ राइज हो गई। इनइक्वालिटीज़ रूरल और अर्बन में राइज हो गई। देन कोस्टल एरियाज, जो चाइना की कोस्टल एरियाज में रहते हैं या जो अंदर इनलैंड एरियाज में रहते हैं, मतलब जो लैंड के ऊपर रहते हैं इन द प्लेन्स वगैरह, वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ बहुत बढ़ गई थी। तो ये थे लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ चाइनाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लास्ट है इसमें हम पढ़ेंगे चाइना का इन्फ्लुएंस कैसे है रीजनली मतलब कि जहाँ पे वो साउथ एशिया में रहता है वहाँ पे, या ग्लोबली कि पूरे वर्ल्ड पे उसका क्या इन्फ्लुएंस है, ये हम पढ़ेंगे। पहले तो इट हैज़ इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ट्रेड पार्टनर्स, क्योंकि अभी चाइना इतना इंपॉर्टेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सेंटर बन गया है, तो उसकी इंटीग्रेशन और इंटरडिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी उसके इश्यूज जो कि यूएसए के साथ या एशियन के साथ या रशिया के साथ हैं वो सॉल्व, अब जो उसके इश्यूज यूएसए, एशियन और रशिया के साथ हैं वो इकोनॉमिक कॉन्सिडरेशन मतलब पैसे की लेन देन से सॉल्व हो जाते हैं। अभी इतने ज़्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस हो गया है बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस पे, ठीक है। लेकिन एक कन्फ्लिक्ट है चाइना का ताइवान के साथ। ये जो छोटी सी कंट्री है इसको ताइवान बोलते हैं, ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बोलता है, लेकिन चाइना जो कहता है कि ये हमारा ही पार्ट है। रेनेगेड मतलब जो कि बिट्रे करता है, जो चीट कर जाता है। तो ऐसे चाइना बोलता है कि जो ताइवान है वो एक धोखा देने वाली मेरी एरिया है, पर है वो मेरा ही एरिया, लेकिन ताइवान जो है अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एरिया बोलता है। तो उससे वो अपने रिजॉल्व करना चाहता है अपनी जो उसके साथ लड़ाई है। और उसने एशियन को कंट्रीब्यूट किया था जब उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 में, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, ठीक है। अभी वो इन्वेस्टमेंट देता है, एड देता है अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ को, जिससे कि उसका इन्फ्लुएंस और बढ़ता जा रहा है। लैटिन अमेरिका वो कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि जो ये नॉर्थ अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा और यूएसए को छोड़ के जो यहाँ पे जो कंट्रीज़ बच जाती हैं उनको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। मतलब कि मैक्सिको और साउथ अमेरिका कंट्रीज़ को अगर हम जोड़ें वो होता है लैटिन अमेरिका, ठीक है। मतलब इन सबको वो एड देता है, इसीलिए चाइना जो है रीजनली ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रहा है, ओके। तो इससे हमारा चाइना जो है वो कंप्लीट हो गया। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आगे हम पढ़ेंगे चाइना एंड इंडिया रिलेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।